क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आपका स्वागत करता हूँ। 1 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एकदम फ्री है, साइड नोटिफिकेशन कंटेंट और जो भी डेली मेंस आंसर राइटिंग है, डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे आप जाके जो है डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारे यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है, इन दोनों के जो मेंस है 2022 वाले, इनके लिए 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम चालू कर रखा है। और वहीं 2023 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस का फाउंडेशन कोर्स चालू कर रखा है। डेली आंसर राइटिंग का अलग से है और करंट अफेयर मॉड्यूल अगर आप हमारा चाहते हो तो वो भी अलग से। सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के लास्ट में भी दे रखी है। और अगर आप लोग को कोई जानकारी लेनी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं ऑन दिस वेरी नंबर, दैट इज़ 9650347272। ठीक, देखिए अगला हमारा जो आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो है रोड सेफ्टी कैपस्टोन, नासा का है ये, ठीक है। सांबाजी नगर अभी नेम चेंज किया गया, औरंगाबाद का चेंज कर दिया गया है। जेमकोवैक इंडिया की पहली mRNA बेस्ड जो है ये वैक्सीन है। दावत इस्लामी जो राजस्थान में भी एक बहुत ही ग्रूसम हत्या करी गई है अभी, जो है एक कन्हैया लाल नाम के, तो वो जिसने हत्या करी है वो किससे जुड़ा हुआ है? दावत इस्लामी से, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका कंप्यूटराइजेशन करने की बात कही जा रही है, इंडिया गवर्नमेंट इंडिया कराएगी। रामसार साइट और कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला जब निकाल लेते हैं तो गड्ढा जो बसता है उसको वो लेक बन जाती है, तो उसको रामसार साइट में जो है ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर देखेंगे। डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल जो भारत के अंदर जो एक्सप्लोर होता है, प्रोड्यूस होता है, अब उसको कहाँ बेचना, किसको बेचना, जो भी ईएनपी कंपनी होगी, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी, वो खुद डिसाइड कर सकती है। लेकिन एक चीज़ है जो वो नहीं कर सकती, उसको हम लोग देखेंगे विस्तार से। इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, आज फिर से आ गया। नेचर बेस्ड सोल्यूशन, नेचर के द्वारा, जैसे मिट्टी हमारी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जो कृषि वाली मिट्टी होती है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, ठीक है ना। कोई अलग से हम और कोई रसायन नहीं डाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर सी क्यूब, दो लोग ने मिलकर जो है चालू किया है, पहला जो है खोला है आपका इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशन। इसके अलावा IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ है। तो वो किस लिए है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक। तो ये थोड़ा समरी मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग जो है पूरी चीज़ें समझ पाओ कि क्या होने वाली है, ठीक। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है कि भाई साहब रोड सेफ्टी के लिए जो है ये बताया गया है कि 4 चीज़ें अगर कर ली जाएं, ठीक है ना, तो बहुत सारी रोड एक्सीडेंट के ज़रिए जो डेथ हो जाती हैं की वजह से, या फिर बहुत सारे जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, चोट खा जाते हैं लोग, उसको कम किया जा सकता है, ठीक। वो 4 चीज़ें क्या है? शराब पी के, दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट पहने, ठीक है ना, सीट बेल्ट लगाएं, और आपका ओवर स्पीडिंग ना करें, ठीक है ना, मतलब गाड़ी को रोड पे चलाएं, हवा में चलाने की कोशिश ना करें। तो ये सब अगर काम नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी जानें बच सकती हैं, बहुत सारी जो है चोट खाने से भी बच सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल वाला जो है हेलमेट भी पहने तो चाइना में सबसे ज़्यादा जो है ज़िंदगियाँ बचेगी, फिर बचेंगी आपकी ब्राज़ील में, और फिर इंडिया में, ठीक। तो इंडिया में भी काफ़ी, इंडिया में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि दुनिया के, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये बताया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कि दुनिया के जो है, ये भैया जी लग रहा है कुछ, ये क्या इक्विपमेंट आत्मा आत्मा प्रवेश कर गई क्या? ये बार बार बंद हो रहा है, जाग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, तो देखो रोड एक्सीडेंट लग रहा है, जो रोड एक्सीडेंट से जिन लोग की डेथ हो गई उनकी आत्मा यहाँ प्रवेश करके कुछ कहना चाह रही है। देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, अब जल्दी से बता दो नहीं तो ये रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाएगी। 1% दुनिया की जो है व्हीकल्स इंडिया में है, लेकिन दुनिया की जो डेथ होती है क्रैश की वजह से वो 10% है, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट, देखो ये वाले जो फैक्ट्स होते हैं ना, मेंस आंसर राइटिंग में आपके काम आते हैं, ठीक। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया में मेजर प्रॉब्लम है भैया रोड एक्सीडेंट से, हर साल करीबन 1.5 लाख लोग की हत्या, मतलब डेथ हो जाती है, हत्या नहीं सॉरी, और जो है 4.5 लाख जो लोग हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, चोट खा जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ये सब भी रुक सकता है
अगर हम क्या करें, स्पीड ना बढ़ाएं, ड्रिंक ड्राइविंग ना करें, यूज़ ऑफ क्रैश हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाएं। तो ठीक, तो ये सारी चीज़ें, और इससे जो SDG गोल्स हैं ना हमारे, उनको भी अचीव करने में हमको सहायता मिलने वाली है जो रोड सेफ्टी से संबंधित है। अगला टॉपिक है कैप स्टोन। देखो, नासा का एक प्रोग्राम है आर्टेमिस। आर्टेमिस ये मैंने पढ़ाया भी हुआ आप लोगों को। आर्टेमिस प्रोग्राम है, इसके जरिए क्या है, डीप स्पेस वो जो है चाहता है। जैसे भारत का वो है ना गगनयान, कि हम जो है ह्यूमंस को, इंडियंस को भेजना चाहते हैं स्पेस में, वैसे आर्टेमिस के द्वारा वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी होगी जो मून पर दोबारा लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि पहले उन्होंने किया था। ठीक है, जब 1972 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है पैर रखा था। खैर, वो फिर से करना चाहते हैं 2025 में। तो इतना टाइम फिर से क्यों लग रहा है, इसी बात पे कई बार जो है कुछ डाउट भी होता है कि पता नहीं पहले गए थे कहीं फिल्म की तरह शूटिंग तो नहीं कर ली थी। खैर, तो यहाँ पर नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, उसमें हम जो है ह्यूमंस को इनको लेकर जाना है कहाँ पर, मून की धरती पर। ठीक, मून की सतह पर। ठीक है, और उस सतह पर ले आने के लिए अब ये क्या कर रहे हैं कि उसका जो मून का जो एक ऑर्बिट है, कक्षा है, उसको बोल रहे हैं लोग गेटवे। ठीक, वहाँ पे गेटवे बनाएंगे, तो वहाँ पे जाकर जो है यहाँ पे स्टैंड रहेगा इनका, जो भी स्पेस फ्लाइट रहेगी, और वहाँ से ये ह्यूमंस को जो है मून की सतह पे भेज सकते हैं, वहाँ से वापस आ जाएगा। और भी आगे कहीं मान लीजिए जाना है, तो बार बार लॉन्च करो धरती से, फिर बहुत ज़्यादा खर्चा होता, तो वहीं पे रह के फिर ये आगे जा सकते हैं, डीप स्पेस नेटवर्क भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से समझ लो वहाँ पे इनको जो है एक जो है वो मिल गया, इस बीच का एक जगह इन्होंने बना ली अपनी, गेस्ट हाउस टाइप की, जिसके जरिए जो है ये मून पे उतर लिए, फिर वापस आ गए, फिर आगे कहीं जाना तो वहाँ भी चले गए। ठीक, तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये गेटवे प्रोग्राम है, आर्टेमिस के ही अंतर्गत आता है गेटवे, कि ये अब बीच में एक गेस्ट हाउस टाइप का बन जाएगा, गेटवे गेस्ट हाउस ऐसे याद रहेगा। और इसी गेटवे प्रोग्राम को जो है लागू करने के लिए, मतलब सही तरीके से हो जाए, अभी नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, वो है कैप स्टोन। सिंपल चीज़ है, क्यूब सैट है। क्यूब सैट मतलब 25 किलोग्राम से भी कम है, तो इसलिए क्यूब सैट। सैटेलाइट की अलग अलग वो होती हैं, ठीक है ना, भार के अनुसार जो है अलग अलग, 1000 के ऊपर जो होती है वो आपका लार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सिर्फ कैपस्टोन जो है एक माइक्रोवेव के साइज़ का जो है 25 किलोग्राम का एक सैटेलाइट है, क्यूब सैट है। इसका फुल फॉर्म है सिस ल्यूनर ऑटोनोमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म है, नासा का है, और जो मून की जो लूनर ऑर्बिट है इलिप्टिकल, उसको जो है ये देख रेख करेगा। देखो, ये साइंस वाला जो टॉपिक होता है ना, ये मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी हो तब भी समझ में आ जाओ, साइंस बैकग्राउंड के होने बावजूद भी कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती, तब वो भी आपको हो जाए, तो उसके लिए ये मैं कोशिश करता हूँ। ठीक, तो बाकी वही सारी चीज़ें हैं, कहाँ से लॉन्च किया गया, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहा है, गेटवे बना देगा, पाथ फाइंडर, मतलब गेटवे कहाँ पे होना चाहिए, ये कैपस्टोन जो अभी सैटेलाइट भेजी ये ढूंढ के दे देगा कि भैया पूरी जो कक्षा है मून की, उसमें कहाँ बनाए, यहाँ बनाए कि यहाँ बनाए कि यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, जिससे जो है आसानी रहे सबसे ज़्यादा, और लॉन्ग टर्म जो है मिशन भी जो है यहाँ पे हम रहकर पूरे कर सकें। ठीक, अगला टॉपिक है संभाजी नगर। अब देखो, उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया है, और चीफ मिनिस्टर वो नहीं है अब, जो दूसरे वो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, वो बनेंगे अगले। अच्छा, ये आत्मा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, रेडी टू इंस्टॉल है, इसीलिए बार बार आ रही है। खैर, तो एकनाथ शिंदे जो है वो अगले चीफ मिनिस्टर, 20वें चीफ मिनिस्टर होने वाले महाराष्ट्र के। ठीक, तो लेकिन उद्धव ठाकरे जी जब जा रहे थे तो उन्होंने कैबिनेट में 29 जून को कुछ डिसीजन लिए ये कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया, और उस्मानाबाद सिटी का नाम चेंज करके धाराशिव हो गया। ठीक, तो इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में कौन कब ये क्या बना था, क्या चीज़ थी। तो उस्मानाबाद जो है ये तो एक लास्ट रूलर थे हैदराबाद के, मीर उस्मान अली खां। ठीक, तो उनके नाम पे उस्मानाबाद था, तो उनका नाम चेंज करके धाराशिव हो गया। लेकिन मेन हम लोग का यहाँ पे फोकस रहने वाला संभाजी नगर पर। तो इसका नाम पहले औरंगाबाद था, औरंगाबाद औरंगजेब से पड़ा, लेकिन औरंगजेब ने नहीं बनाया था इसको पहले, इसका पहले नाम कुछ और था। औरंगजेब तो बाद में जब इसके ऊपर हमला किया तो उसने फिर इसको कैपिटल बना लिया था डेक्कन में, और फिर नाम रख दिया था औरंगाबाद। तो अब देखो, औरंगाबाद को एक 1610 में मलिक अंबर था, सिद्दी जनरल था निजाम शाही डायनेस्टी का, अहमदनगर में। सिद्दी जानते हो, सिद्दी बांटू पीपुल होते हैं आपके साउथ ईस्ट अफ्रीका में।
ठीक। तो जो निग्रोइड होते हैं मतलब ये, और ये जो है इंडिया में आके कर्नाटका उस साइड में रहने लगे, आज के कर्नाटका में। तो ये अहमदनगर में जो निजाम शाही डायनेस्टी थी, वंश था, उसमें ये जनरल था, सिद्दी था। ये सिद्दी एक एथनिक ग्रुप होता है, ठीक है। वो उसका नाम था मलिक अंबर। उसने औरंगाबाद का जो है को फाउंड किया था, ठीक है, स्थापना की थी। इसके बाद पहले इसका नाम जो है औरंगाबाद तो था, हो नहीं सकता, पहले नाम था खिड़की या खड़का, खड़की ऐसे कुछ नाम था। फिर जब ये मर गया मलिक अंबर, तो इसके बेटे का नाम था फतेह खान, तो उसने फतेह खान ने फतेहपुर नाम रख दिया इसका। फिर जो है बेटे को जो है ख़त्म कर दिया औरंगजेब ने आके डेक्कन में, जब उसने इन्वेट किया, मतलब बेटे को इसने ख़त्म किया या किसी ने भी, औरंगजेब ने जब डेक्कन में हमला किया 1653 में, तो इसको फिर जीत गया, फिर कैपिटल सिटी बना दिया इसको, और इसका नाम फिर औरंगाबाद कर दिया, ठीक। तब से औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद पड़ा हुआ था नाम। देखो जो उनके लोग थे, उन्होंने तो कुछ ही सालों में नाम चेंज कर दिया, 16 साल में ही। 1653 के बाद अब हम लोग चेंज कर रहे हैं नाम। तो कोई मतलब, ये कई लोग ये कहते हैं कि अरे नाम चेंज क्यों कर रहे हैं और ये वो, तो आप खुद समझ लो कि कितना टाइम हमने इनको दिया और उसके बाद जो है कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, 500-600 साल जो है बहुत होते हैं, ठीक। तो छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे और सक्सेसर थे, ठीक। और इनको जो है औरंगजेब ने बहुत ही ब्रूटली मार दिया था, प्रताड़ित करके मार दिया था 1689 में, और इसीलिए संभाजी के नाम पर संभाजी नगर नाम रखा गया है, ठीक। समझ में आ गया। अगला है जेमको वैक। देखो भारत में कई सारी जो वैक्सीन है वो या तो जो है मरे हुए कोरोना वायरस से बनी है, या फिर बहुत ही दबे कुचले एटीन्यूएटेड, लाइव मतलब जिंदा है लेकिन बहुत ही दबा कुचला टाइप का है, एटीन्यूएटेड बेस जो है वायरस का बना हुआ है आपका कोरोना वैक्सीन, ठीक। तो जो बिल्कुल किल्ड है वैक्सीन लेकिन कोरोना वायरस से बना हुआ है, वो कौन सी है आपका कोवैक्सीन, ठीक। और वहीं जो दूसरी वाली है जो लाइव है लेकिन एटीन्यूएटेड बहुत दबी कुचली है, वो है कोविशील्ड, ठीक। अब इंडिया में जो है आपका जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने जेमकोवैक 19 नाम से mRNA बेस्ड जो है कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, ठीक। तो भारत की पहली, और भारत का पहला कौन नाम से मेरी एक सीरीज़ है CSFL इन शॉर्ट करके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देख लेना। वो ये जो आ रहे हैं ना, यही सब कुछ है, बस क्या है कि बाद में उनको ढूंढना पड़ता है, तो एक साथ मैं वहाँ पर देता जा रहा हूँ, ठीक। उसको रोज़ जरूर देखिए, शेयर सब्सक्राइब कराइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक। तो ये भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? जेमकोवैक 19 है, पुणे में जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स है उसने बनाया है। इसको रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ मिल गया है, ठीक। 18 या उसके ऊपर वाले उम्र के लोगों को ही लगाया जा सकता है, ठीक। और mRNA बेस्ड का मतलब यह है कि इसमें ना तो जीवित या कुछ पिटा हुआ और ना ही जो है मरा हुआ जो है वायरस का सीधे पार्ट को यूज़ किया गया है, ठीक, बल्कि उसके सिमिलर, ठीक, mRNA बेस्ड जो है एक उन्होंने तैयार कर लिया मैसेंजर, एक मॉलिक्यूल जो कि पार्ट नहीं है एक्चुअल बैक्टीरिया का या फिर वायरस का, ठीक, लेकिन सेल के अंदर जब ये घुसता है mRNA, ठीक है, तो वैसा ही प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जैसा कि कोरोना वायरस करता है। और उस प्रोटीन के प्रोड्यूस होने पर जो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो जो है एंटीबॉडीज़ को पैदा करती है और इसको जो है फॉरेन एलिमेंट समझ के मारती है भाई साहब, उस प्रोटीन जो बना है जो कि कोरोना वायरस टाइप का है, ठीक। और फिर आगे याद रखती है कि आगे कभी ऐसा आएगा तो फिर इसको और पीटेंगे। तो ये वाली चीज़ है। एक बार जब सेल के अंदर जाके mRNA बेस्ड जो ये mRNA है ये आपका प्रोटीन बना लेता है, तो फिर उसके बाद सेल जो है इसको ध्वस्त कर देती है mRNA को भी, और इसीलिए ये जो है न्यूक्लियस में नहीं घुस पाता है। जो mRNA जो है ये सेल के न्यूक्लियस में नहीं जा पाता है, और ये जो हमारा DNA भी होता है, DNA से ही तो उसको पता चलता है कि mRNA को भैया तुम्हें क्या करना है, मैसेंजर रिबो न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। तो ये मैसेंजर होता है, जो होता है ना, जैसे जो दूध जाते थे कि हाँ सुनो 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 महाराजा ने ये भेजा है, तो वैसे ही है, महाराजा DNA है, उसने RNA को भेजा है और उसके अंदर कुछ मैसेज डाला कि वहाँ जाकर तुम ये वाला प्रोटीन बनाओगे, समझे ना,
ये आसान भाषा में, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज तो बहुत लोग हैं बताने वाले, क्योंकि उनको पढ़ के बोलना है, खुद तो समझ में आना नहीं है तो दूसरे क्या पढ़ाएंगे। खैर, तो ये उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं जैसा कोरोना वायरस वाला है, और फिर ये एंटर करा के सेल में जाके ये वैसे ही प्रोटीन बनाते हैं। वो सेल उसके बाद इसको तोड़ देता है, इसलिए न्यूक्लियस में नहीं घुस पाता और डीएनए को भी ऑल्टर नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। अब ये वैसे ही प्रोटीन होता है जैसा कि वायरस के जो आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब देखो एक चीज समझ लो, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इंडिविजुअल जिसको भी mRNA वाली वैक्सीन लगती है वो वायरस से एक्सपोज्ड नहीं होता है, जैसे मैंने कई बार बताया, और इसीलिए उनको इन्फेक्ट दे कैन दे बिकम इन्फेक्टेड बाय वैक्सीन। तो वैक्सीन की वजह से वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं। कई लोगों को ये डर था ना कि वैक्सीन लगा रहे तो हम उसी से इन्फेक्शन पा जाएंगे, ठीक, क्योंकि उसमें वायरस तो है, चाहे मरा हुआ चाहे पिटा हुआ हो, तो अब इसमें है ही नहीं। तो ये वाली बात है। mRNA ब्लूप्रिंट जो होता है सेल जो है प्रोड्यूस करता है वायरल प्रोटीन, हमारा इम्यूनिटी उसको पीटता है एंटीबॉडीज़ के थ्रू। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया। अब देखो जो राजस्थान में, जो मैंने पहले बताया, राजस्थान में जो अभी एक कन्हैया लाल उदयपुर के थे, उनको जो है मार दिया, तो वो व्यक्ति घूस मोहम्मद जो था, ये दवात इस्लामी करके है एक संगठन, उससे जो है ये लिंक्ड है, और ये सुन्नी बरेलवी प्रोसेलाइटाइजिंग जो है ग्रुप है, यानी कि ये सुन्नी बरेलवी धर्मांतरण समूह है, और 4 दशक पहले ये जो है पाकिस्तान में फाउंड किया गया था। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसके कई सारी जो है जगहें हैं, मतलब ये स्थित है। और दावत इस्लामी इंडिया में जो है वो मुंबई में बेस्ड है, और ये सुन्नी ग्रुप से अलग हुआ है, और ये इसका कोई लिंक जो दावत इस्लामी पाकिस्तान में उससे कोई लिंक नहीं है। ठीक, तो ये जो भी लिंक हो, जो जैसा भी है, मतलब कोई क्या, मतलब आप उसमें बताते हो कि कोई कुछ बोलेगा तो आप उसका गला काट दोगे, हैं? तो मतलब कुछ हाल इस तरीके का फिर हो भी सकता है, उल्टा भी, तो देखा जाएगा क्या है। लेकिन हम तो अपने कानूनी उससे हिसाब से ही चलेंगे। ठीक, हमारे यहाँ ये इस तरीके का जो है ब्रूटल, और जो मतलब जब इंसान जो है, जब उसके पास कपड़े पहनने के नहीं होते, उस तरीके का जो कानून है वो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। ठीक, क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं, ठीक, इसको पीछे का लॉजिक समझ लो क्यों है ये। जो फार्मर्स होते हैं वो गरीब होते हैं, लघु सीमांत, आपको पता है कि 86% जो फार्मर्स हैं आउट ऑफ ऑल फार्मर्स वो लघु और सीमांत हैं, यानी कि उनके पास 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ ज़मीन भी नहीं है। 86% ऐसे हैं। अब इनको जो है लोन वोन नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते हैं कि भैया ये कुछ, और एग्रीकल्चर इतना आसान काम नहीं है जैसा लगता है ना, लोग पहले टैक्स वैन नहीं देते हैं, सब मज़े में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ज़्यादा चीज़ें, दिक्कतें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। खाली जो है जो करता है उसको पता होता है। ठीक, तो मिट्टी से पेड़ उगाना, ये खाली कह देना आसान बात होती है, लेकिन एसी में बैठ के ये सब बातें करना आसान बात होती है, लेकिन जो है धूप में, और एक्ट ऑफ गॉड, इतने सारी चीज़ें हैं, कभी कोई आपदा आ रही, कोई चाह रही, तो उसके पास पैसे की कमी उसको पड़ती है। ठीक, और जब उपज होनी है तो उस समय जरूरत पड़ती है। तो क्या है कि वो सूदखोरों के पास अगर जाएगा, जो बहुत ज़्यादा सूद लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ब्याज लेते हैं, तो उनसे क्या है कि उसको वो लोग चुका पाते नहीं, और उनकी जनरेशन जो है वो पॉवर्टी में ही निकल जाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सरकार ने कहा कि हम कुछ ऐसी सोसाइटीज़ बनाएंगे जो आपके करीब भी होंगी और आपको जो है ऋण भी प्रोवाइड कराएंगी। तो ऐसा टीयर और 3 टीयर सिस्टम इन्होंने बनाया। ठीक, एक स्टेट लेवल पे बनाया, दूसरा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया, और तीसरा जो है आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाई, बिल्कुल रूरल एरियाज में जगह जगह पर। ठीक, तो जो ये तीसरे लेवल का जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इसमें ये बहुत ज़्यादा है, 63,000 कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ से ऋण दिया जाता है। तो इनमें जो अभी भी दस्तावेज हैं वो सब जो है फाइलों में पड़े हुए, बहुत दिक्कतें होती हैं। और दुनिया क्या चल रही है, डिजिटल इंडिया, कंप्यूटराइजेशन। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे तुम्हारा पूरा, जिससे कि तुम्हारी जो है दक्षता, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही भी फिर बढ़ेगी भाई साहब। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, उत्तरदायी भी हो गया आप। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ पैसा लगाएगी, कुल मिला के 2500 करोड़ रुपए कुछ देने वाले हैं। ठीक, और इसमें एक चीज़ और समझने वाला है कि एक होती है चीज़, आप लोगों ने जो सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड, नहीं सुना है तो एक चीज़ तो ये बिल्कुल आप मतलब तय है
कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देखते हो। ठीक है, अभी 2020 में वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब 2020 में ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था केसीसी संबंधित। किसान क्रेडिट कार्ड समझ रहे हो, ये वो नहीं है कि क्रेडिट कार्ड की तरह वैसे होता है। इसमें ये है कि जितनी जमीन आपके पास है उसके जो है प्रोपोर्शनेट आपको कुछ लोन जो है मिल जाएगा कम ब्याज दर पर। ठीक, तो ये होता है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आप फिर उसको वापस करना, ऋण तो ले ही रहे हो आप। तो जो लोग हैं, अब ये तो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ये लेंगे किस पे लोन, इनको दिया जाएगा तो किसान क्रेडिट कार्ड पे ही होगा। ठीक, तो पे ही मिलेगा लोन, इनसे मिलेगा, लेकिन पैक से मिल सकता है। तो पैक से जितने भी केसीसी के लोन दिए जाते हैं, तो पैक्स अकेले ही 41% भाई साहब लोन तो केसीसी वाले पैक से ही के थ्रू मिलता है। और उसमें भी 90% के से ज़्यादा जो केसीसी वाले जो फार्मर्स हैं वो सब के सब लघु या सीमांत हैं, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो आप समझ रहे हो कि इनका जो रीच है वो लघु और सीमांत फार्मर्स से ज़्यादा, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन इससे आ सकता है। मैंने काफ़ी आपको ईजी करके समझाने की कोशिश करी है, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही तो डाउट पूछना चाहिए। डाउट भी नहीं पूछ रहे हो तो फिर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तब आप देख लेना कैसे क्या करना है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट होता है, मतलब दीर्घकालिक जो आपका दिया जाता है लोन, उसमें ये 3 टीयर का है, और ये सबसे लोअर टीयर में आता है। सबसे ऊपर आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और इन दोनों को तो नाबार्ड ने ऑटोमेट कर दिया है और कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर से भी जोड़ दिया। अब पैक्स को जो है कंप्यूटराइजेशन कराया जा रहा है, तीसरे टीयर में आता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है केसीसी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, बेसिक जो चीज़ है एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, विकास पीडिया नाम से एक वेबसाइट है, मेरी नहीं है, सरकार की है, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो, मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बनो, खुद से पढ़ना सीखो। ठीक है ना, डिपेंडेंट मेरे ऊपर मत रहो। कई लोग जो कोचिंग्स हैं वो स्पून फीडिंग कराते हैं, उनको मालूम कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तभी तो मुझे पैसा देता रहेगा। अगर डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो ये जो है अपने आप से सब कुछ पढ़ लेगा तो हमारे पास कैसे आएगा। ठीक, वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मेन फोकस यहाँ पे है काउंसलिंग, गाइडेंस और मेंटोरशिप का। अगर आपको ये चीज दो, सब कुछ मटेरियल तो सबको पता है क्या है, पूरी दुनिया जानती है, वहाँ बुक से आके खरीदो, बस ज़्यादा मत खरीदना, ज़्यादा के चक्कर में फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक, ज़्यादा खाकर जो है पेट ही फूलता है। ठीक है ना, आदमी फिट नहीं रहता है, कहीं दौड़ने के लायक नहीं रहता, तो उतना नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि संतुलन बना के रखना है, जागरूकता अपनी बढ़ाइए, फिर काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटोरशिप लेते हुए आपको जो है तैयारी करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अगला टॉपिक है एनवायरनमेंट संबंधित। देखो, कोल इंडिया लिमिटेड क्या है, इस तरीके से कोयला खदान करती है भाई साहब, और फिर उसके बाद करते करते इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और ये लेक बन जाती है। अब इन्होंने कहा है कि हम स्टेट, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, इन सब के साथ में मिलकर इन लेक को जो है बढ़िया इनको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, और रामसार लिस्ट में इसको जो है जोड़ने की कोशिश करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन सब के साथ में मिलकर। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने 5 पिट लेक्स जो है, गड्ढे वाली लेक्स भी तैयार, मतलब आइडेंटिफाई, चिन्हित करी है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश। एक चीज़ ये भी समझ रहे हो ना, देखो इंटरलिंकिंग यही होती है। आपने खाली नाम पढ़ा, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, मैं आपको यही चीज़ सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ये चीज़ देखूंगा कि इन सब राज्यों में कोयला पाया जाता है, और जब कोयला पाया जाएगा तो उसी गड्ढे में तो बना रहा है ना, ये रामसार साइट बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब याद हो जाएंगे ना। पहले आप खाली नाम पढ़ते तो नहीं याद होता, लेकिन आप इस तरीके से याद करोगे कि हाँ, ये वो सारे राज्य हैं जहाँ पर कोयला पाया जाता है। रानीगंज, कितने कितने नाम, मतलब जगह हैं यहाँ पर। तो आपको देखो, कोयले वाली जगह भी याद हो गई, मिनरल भी याद हुआ, और ये चीज़ भी याद हो गई। इंटरलिंकिंग, मल्टीटास्किंग नहीं, इंटरलिंकिंग है ये। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बर्ड वर्ड आती रहती हैं, तो इसीलिए इसको कंजर्वेशन किया जाएगा और रामसार में जोड़ा जाएगा। अगला टॉपिक है डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। देखो, जो क्रूड ऑयल है इंडिया में, इसको एक्सप्लोर करना, फिर उसका उत्पादन करना, इस तरीके कई सारी कंपनीज होती हैं। उन कंपनियों को गवर्नमेंट बताती है कि तुम ये जब एक्सप्लोर कर लोगे, प्रोड्यूस कर लोगे, तो उसको कहाँ बेचोगे, किसको बेचोगे, और उस पर जो है गवर्नमेंट को तुम क्या रेवेन्यू दोगे, रॉयल्टी के रूप में या जो भी है। ठीक, तो गवर्नमेंट ये करती आई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि ऐसा है कि तुम हम जो भी जिस एक्सप्लोर करो, प्रोडक्शन करो, जिसको भी बेचना है बेचो, जो हमारा राजस्व वो हमको देते जाओ, वैसे ही जैसे पहले देते थे वैसे ही यूनिफॉर्मली कैलकुलेट किया जाएगा।
लेकिन हाँ, पहले जो चीज़ थी वो अभी भी है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये नहीं है बेचना तो पता चला एक्सपोर्ट करने लगे, हमारे हमको ज़रूरत है तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये 1 अक्टूबर 2022 से ये लागू होने वाला है। ठीक, एक बार में बिल्कुल प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है अब इसमें ये चीज़ बता दी जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और इसमें जो इंसेंटिवाइजेशन होगा, ज़्यादा लोग आएंगे इंसेंटिवाइज करेंगे। ठीक, वही सब बातें हैं। अगला टॉपिक है इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड, इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशन। देखो इसमें क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि सॉइल वेल कहीं खराब हो रही तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ठीक, तो नेचर के द्वारा जो सोल्यूशन दिया जाए उनको बढ़ावा करना है। तो इसके लिए आगे कौन आया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, सी क्यूब। सी क्यूब वाला क्यूब है ये, वो वाला क्यूब नहीं है। ठीक है, वो वाला क्यूब नहीं है ऐसे जो बनता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का सी क्यूब यानी कि क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, जो 3 सी है ना, उसने और जो है आपका वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है भारत का पहला नेशनल कोalition प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन। मतलब शहरी एरियाज में जो है नेचर बेस्ड सोल्यूशन देने हैं, मतलब वही फॉरेस्ट वॉरेस्ट को बचाओ, ठीक है ना, जो है अर्बन को सस्टेनेबल बनाओ। ऐसा हम लोगों ने पहले ये वाला टॉपिक पढ़ा भी था। तो 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम अभी हो रहा है, ठीक है, पोलैंड में। वहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने लॉन्च कर दिया अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन। अब देखो अर्बन वर्ड जुड़ा हुआ तो इससे याद रखना ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक, इन्वायरमेंट मत कर देना, वहाँ क्वेश्चन बोलेगा दिस सेंटर कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी वहाँ पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक, तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि आपका अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन दिए जाएंगे। और इसमें जो है सारी चीज़ें जो अर्बन में फॉरेस्ट को जिंदा रखेंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे, वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और इसमें जो वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया है उसने ये कार्यक्रम इसमें चालू किया है। उनका एक इनिशिएटिव है सिटीज़ फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव। सिटीज़ फॉर फॉरेस्ट मतलब सिटी कुछ ऐसी है जिसके अंदर फॉरेस्ट है, कुछ उसके बॉर्डर फॉरेस्ट है और कुछ दूर उससे फॉरेस्ट है। तो उन सबको जो है सुरक्षित करो ताकि अच्छा पानी, अच्छा वायु, अच्छी जो है स्वच्छता, अच्छी जो जैव विविधता हमें मिल सके। ठीक, अरे अपडेट कर रहे हैं भाई, वीडियो तो बना लें। तो देखो ये चीज़ है। अगला, इट इज़ सपोर्टेड बाय द कैटरपिलर फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ याद रखना कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और क्या काम है। अगला टॉपिक है कि भाई साहब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गई है, रणनीतिक समझौता आपका जो है साझेदारी समझौता हो गया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। वही सारी चीज़ें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर, ठीक है ना, इसका जो है समझौता हुआ। और रणनीतिक समझौता हुआ किसके साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। जनवरी 2022 में हुआ था, अभी यूनियन कैबिनेट को अभी बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें देखिए मेन चीज़ वही है कि ग्रीन एनर्जी को कैसे करना है, उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें लगनी चाहिए, क्या उसमें जो है नॉलेज आपको चाहिए, कैसे हम आगे उसको बेनिफिट शेयरिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें बताई है। और इसकी वजह से इंडिया जो है एक तो जो कन्वेंशनल फ्यूल है उससे ग्रीन फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन कर पाएगा और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से भी लड़ पाएगा बेहतर तरीके से। और इसमें जो भारत का, मैंने आप लोग कई बार बोला, पंच अमृत नाम से जो है भारत के कुछ प्लेजेस हैं, शपथ है कि वो 2030 तक पूरे करना चाहते हैं। जिसमें एक है कि 500 गीगावाट जो पावर हम इंस्टॉल करने वाले हैं अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के थ्रू 2030 तक। तो इसको भी सपोर्ट बल मिलेगा। इसमें वही सारी चीज़ें, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग करेंगे, जो इनोवेशन है क्लाइमेट के क्षेत्र में उसको जो है मजबूत बनाएंगे, डीकार्बनाइजेशन जो करना भी है उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, कोई आप ऐसी, आप जैसे कोई सोलर के लिए आप कह दो कि लगा लो, तो कहेगा अबे भाग भाग, वो कहेगा कि ऐसा है सोलर लगाने के लिए मैं यहाँ बल्ब लगाता हूँ तो मुझे जो है 50 रुपये में काम चल जाता है, सोलर लगाने के लिए 50,000 रुपये क्यों मैं खर्चा करूँ। ठीक है, तो वो तभी के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, सारी चीज़ें। तो डीकार्बनाइजेशन करना है तो उसके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ, उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ कि मतलब पैसा ज़्यादा लगे, नहीं तो लोग जो है नहीं शिफ्ट करते। ये बात समझना जरूरी। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक, बहुत कम और बहुत ज़्यादा दोनों ही नुकसानदेह हैं। आपकी महत्वाकांक्षाओं से जो है प्रोपोर्शनेट अगर पैसा आपके पास है तो आप बढ़िया लाइफ जी सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझना जरूरी है। कॉस्ट इफेक्टिव डीकार्बनाइजेशन करना है, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना है। ग्रीन हाइड्रोजन कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रीन, ग्रे और ब्लू,
ये जो हाइड्रोजन के प्रकार हैं इनमें क्या डिफरेंस है पढ़ा चुका हूँ मैं। पूरा रिवीजन करते चलो प्रतिदिन जो है करंट अफेयर का, पिछले वाले दिन भी करना चाहिए आपको, आधे घंटे का ही तो होता है। पिछले मतलब जैसे जून खत्म हो गया, 1 जुलाई का आज है, तो 1 जून से आप चालू कर दो, 1 जुलाई का देखो, 1 जून का देखो, साथ ही साथ रिवीजन होता जाएगा अगर करना चाहो तो, क्योंकि एग्जाम पार करना है आपको। अगर नहीं करना है, खाली कोचिंग में मटेरियल इकट्ठा करके घर वालों को बताना है कि हमने तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, जो लोग मनी कलेक्शन कर रहे हैं वो उनका चल रहा है। तो देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वही इंडिया को कॉम्बैट करने में मदद करेगा क्लाइमेट चेंज से। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है, थोड़ा डूबूंगा, सुनो, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। समझ रहे हो? तो जो लोग निराश होकर बैठ जाते हैं कि भाई साहब अरे सब कुछ दुनिया खत्म हो गई और मेरा इतना गैप हो गया, मैं अब क्या कर पाऊंगा, दुनिया ये बोलती वो बोलती, उस चक्कर में तुम क्या चाह रहे हो? ठीक है ना, उनको और बढ़ावा दे रहा हो, उनको सुनो ही मत यार, इग्नोर करो, उनका काम ही वही है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, मतलब मेरे अंदर हिम्मत है, मैं फिर से आ जाऊंगा तैर के। डूबूंगा, हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं, लेकिन मैं तो तैर रहा हूं। ए जिंदगी तू देख, जिंदगी से कह रहा तू देख ले, मैं फिर जीत जाऊंगा। ठीक है, तो जीतना है। देखो कोई हारता तब है जब वो क्विट कर देता है। ठीक है, तो मेन चीज़ है जो हर बार मैं कहता हूँ आप लोग से, फिर आज कह रहा हूँ, मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ। तो सीखते जाओ, गलतियाँ रिपीट मत करो, जरूर आपको मिलेगी। और ये देखिए मार्केटिंग वाली जो चीज़ है, अब इसमें कई लोग कन्फ्यूजन था कि यूपीएससी और यूपीपीएससी का क्या सिर्फ इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस का ही हम ले सकते हैं फाउंडेशन ग्रुप? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग से भी आप प्रीलिम्स और मेंस का ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इंटीग्रेटेड वाला ही लीजिए। और इसमें आपको इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, मात्र 5,000 रुपये से आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आप आगे वाली फीस देते रहना। अब भाई 14-15 महीने का कोर्स है, यहाँ पे वो नहीं है 30 दिन में जो है पूरी फीस जो है आपसे घसीट ली गई। समझो ना, बहुत फर्क है। यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता किसी को, पूरा हम आपके साथ रहेंगे तो पूरा आपका ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब आपके लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि खाली जो है 30 दिन में जो है वो 5,000 पेज का या फिर जो है माइक्रोस्कोपिक जो है नोट्स ले लेके आपको लग रहा है कि आप नहीं पढ़ पाओगे? मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, कई लोग आएंगे बताएंगे मैंने 12,000 पेज का जो है 1,200 पेज कर दिया है, अब ले लो, लेकिन वो एक बार नहीं पढ़ पाओगे आप। पंचवर्षीय योजना है, आप ज्वाइन कर लो। पंचवर्षीय में इसका जो है जो 25,000 का 2.5 लाख रुपए उनको दे दोगे आप, टाइम भी दे दोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दे पाओगे। तो वो थोड़ा सा समझना, एक्चुअली बच्चों की गलती नहीं है, जागरूकता की कमी है। लोग जो है उस तरीके से लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भैया उनको लगता है कि हाँ यही सब कुछ है। मटेरियल के मत पीछे भागो, मटेरियल वही है, उसके ऊपर तमगा लगा के कोई अपने नाम से कोई कैसे भी बेच ले, लेकिन मटेरियल वही है जो सबसे रेलेवेंट है। एनसीईआरटी और गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्सेज, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो करंट अफेयर हमारा बनाया जाता है पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब से बनाया जाता है। ठीक, योजना, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे हम ये कहने लगे कि ये मतलब या तो आप न्यूज़ खुद ही मैन्युफैक्चर कर लो, और या फिर आप ये कह दो कि भैया हमने, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए आपने कहाँ से बनाया। सिर्फ चेपा चापी करके जो है अपना तमगा लगा के रीब्रांडिंग करके पैसा कमा लेना, ये एक अपराध है। ठीक है ना, इन लोगों से देश को बहुत खतरा है, सच में बात तो ये है। तो ये मतलब वैसे ही जैसे पहले होते थे ना, सीडी उडी बनाते थे, सीडी लोग बढ़िया बढ़िया कैसेट बेच रहे, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ पे सीडी में जाके जो है पायरेसी करते थे, वैसे ही वाली चीज़ें हैं। तो पायरेसी वाला से बचो, वो सब खत्म होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो ये है, बाकी आप लोग पता है डेली मेंस आंसर राइटिंग चल रही है, करंट अफेयर का मॉड्यूल हमसे ले सकते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं 50 रुपये पर महीना है, अगर डाउट डिस्कशन करना चाहते हो 100 रुपये प्रति महीना सिर्फ। इसमें ये डेली करंट अफेयर वाली पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने कल पढ़ाया था आपको कि यूपी का कनेक्शन क्या है गिफ्ट डिप्लोमेसी में, वो वाली पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक, वो तो मैंने वैसे सबको दे दी, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव रहेंगी जो पेड ग्रुप में ही मिलेंगी करंट अफेयर वाले। योजना, कुरुक्षेत्र, और भी कई बाई वीकली मैगजीन्स हैं। ठीक है ना, और भी जो मैं बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे करंट अफेयर संबंधित, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, और बाकी जो मेंस के लिए जो अभी चल रहा है 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम, इसका मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, इसको जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, मैंने दोनों का जो है लिंक दे रखा है, और इस वीडियो के अंत में उनके लिंक भी आ जाएंगे। यूपीपीसीएस का अलग 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम, काउंसलिंग गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम, और यूपीएससी का अलग। ठीक, तो चलिए, और ये देखिए, ये यहाँ पे पेमेंट लिंक है, आप लोग जो है फ़ोन पे कर सकते हैं, ये यूपीआई है, यूपीआई के जरिए आप किसी भी उससे कर सकते हो। ठीक, और ये एचडीएफसी जो है का बैंक अकाउंट है,
एक बार में पेमेंट है और रिफंड नहीं है, और इंस्टॉलमेंट आप लोग कर सकते हो 2023 वाले में, ठीक। बाकियों में कोई रिफंड नहीं है। आंसर राइटिंग वाला करना है तो मिनिमम आपको जो है 100 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10-20 रुपये दे के जो है ये सब मत करिएगा, ये ठीक नहीं लगता है, ठीक है, चीपनेस लगती है। खैर अगला मतलब ये जो समझने वाली बात है यहाँ पर कि हमें अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, हमें अपना जो है विवेक का इस्तेमाल करना है, कंसाइंस का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे नहीं जाना है, आपको ये समझना जरूरी है। बड़े बड़े जो है अभिनेता आते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये यूज़ करता हूँ और यही, तो क्या वो करते हैं? क्या नहीं करते हैं? अगर कोई ये कह रहा है कि भैया किसी ने 6, 7, 8, 10 बार प्रीलिम्स निकाला है और वो बेकार है, आके बता रहा है कि भैया 6, 7 बार प्रीलिम्स निकाला तो वो बेकार है, लेकिन हमारा मटेरियल सबसे अच्छा है, इतना ही अच्छा, तो एक बार तुम निकाल लो। तो बात को जागरूकता आप लोग के अंदर कम है, इसको ही मैं बताना चाहता हूँ कि आप बात को समझो। कहीं से भी आप जो है ये सोचोगे कि बस मुझे, अब आप लोग दिक्कत ये होती है कि मुझे सबसे अप्रोप्रिएट मटेरियल मिल जाए, ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जो आपने कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ी होंगी, उसको जोड़ के ही आंसर करना पड़ेगा। तो और वो जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो सब रेलेवेंट बुक जो एनसीईआरटी बस उसी में ही है, ठीक। और इसी एनसीईआरटी को, इसी 5 कोचिंग को जो है आप चेपा चापी बना के बता दो ये बीपीसीएल है और ये आईओसीएल है, पता नहीं कहाँ कहाँ का पेट्रोल लगा लिया है इन्होंने, तो उसको कुछ भी बोल ले। मैं ये मतलब दावे के साथ, और जितने लोग ने ज्वाइन किया वो सब बता सकते हैं, 5 साल में भी, 1 साल तो छोड़ दो, 5 साल में भी पूरा मटेरियल रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फाइनली ये सब चीज़ें देख कर, जांच परख के और फिर समझ के अगर करेंगे तो अच्छा होगा। जय हिंद।